And at the outset, I am saying that this is what I have learned out of my 10-year journey, or I have worked 2 to 3 years in mentoring students who have done mains, and few of my friends who have been my mentee now in the service also. So please have a notebook or a pen copy with you, so that whatever I will tell, you can write it. Though we can share this PDF also, but that is less fruitful. More fruitful is what you will write. जो आप लिखोगे इस सेशन में, that will show how much importance you are giving to this mains और जो future mains जो भी आपके होने वाले हैं. Sarabya, is it still I'm not clear? My voice is not clear. Is it happening with each and everybody or few individuals only? Okay, Rahul is saying good, yeah. Well, actually, in the middle, your voice is clear and not odd. So it is a mix approach. So okay, we'll try again and ठीक है, शायद कोशिश करते हैं कि वो प्लीज आप भी थोड़ा अपना कनेक्शन को देख लीजिए प्लीज. ओके तो हम इस सेशन में फोकस करेंगे कि यूपीएससी हमने जो बात की थी ABCDE की, ठीक है, कि एक्चुअल में है क्या गेम सारा का सारा, ठीक है. तो यूपीएससी पूछती है, क्वेश्चंस पूछती है, जो एग्जामिनर उनको एग्जामिन करते हैं ऑन व्हाट बेसिस एंड ऑन व्हाट अंडरस्टैंडिंग लेवल दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, और आपको किस बेसिस पे उन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर हम स्टार्ट करेंगे. ये विजिबल है सबको? यस सर. यस सर. थैंक यू. यस सर. थैंक यू यार. देखो यार, जब हमने बात की है आंसर राइटिंग की ही, ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आंसर राइटिंग करनी क्यों है, ठीक है. अब आंसर राइटिंग में ना 3 फंडे होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूछते हैं हमें आंसर राइटिंग करनी ही क्यों है, हमें सब कुछ आता है, याद है, और जाके डायरेक्ट मेंस में लिख देंगे. ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंसिस्टेंटली इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है. उसमें क्या इशू रहता है जो बोलते हैं कि डायरेक्ट हम मेंस में लिखेंगे. डायरेक्ट मेंस में लिखने वाले लोग 60 to 75 मार्क्स पर पेपर में ले सकते होंगे यूपीएससी के, नॉट मोर देन दैट. उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा. सेकेंडली, कुछ लोग वो रहेंगे दोज हु विल राइट 5 to 10 मैक्स पेपर, ठीक है, और वो लोग क्या करेंगे, वो 80 to 85 मार्क्स स्कोर करेंगे. थर्ड कैटेगरी वो रहेगी, वो जो 20 से 30 तक के, या जो अपन पूरी जो टेस्ट सीरीज है उसको मैक्सिमम लिखेंगे, वो लोग स्कोर करेंगे 100+. बिकॉज यूपीएससी जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें यू आर गेटिंग 20 क्वेश्चंस, और एज सच अगर हम देखेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन है 3 to 4 सब पार्ट्स. तो इन ऑल यू हैव टू राइट 80 क्वेश्चंस इन दोज 3 आवर्स, और उन 3 आवर्स में आपको रिकॉल भी करना है और लिखना भी है. तो व्हाट इज यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी मैकेनिकल, कि आपके सामने क्वेश्चन आए, आप उसको इंटरप्रेट करो और डायरेक्टली क्वेश्चन को लिखना शुरू करें. कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू विल राइट ऑल 20 क्वेश्चन ऑफ सुपर गुड क्वालिटी, ऐसा कभी भी नहीं होगा. You may write 10 to 12 question of good quality, 4 to 5 question of average quality, and rest 2 to 3 of just manageable. यही हमें कोशिश करनी है कि हम जो 10 to 12 क्वेश्चंस हैं उनको फोकस करें. 10 to 12 क्वेश्चन में मान लो आपके 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ही मान लो, 6 क्वेश्चन 15 मार्कर हैं और 6 क्वेश्चन 10 मार्कर हैं, तो यू विल बी राइटिंग 90+
60 सॉरी हाँ 90 + 60 150 मार्क्स का पेपर आप अच्छा लिख रहे होंगे. आउट ऑफ 150 एनी डे यू कैन एक्सपेक्ट 70 to 80 मार्क्स, और जो रेस्ट आपके 100 बचते हैं यू हैव टू जस्ट मैनेज टू गेट 20 to 25 मार्क्स टू ब्रीच द 400 लिमिट. सो कभी भी ये नहीं होगा कि यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट बेस्ट क्वालिटी और सब कुछ लिखोगे जब आपके 120+ मार्क्स आएंगे. आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे लिखने हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कम क्वालिटी के लिखने हैं, इवन देन यू विल गेट 100+ मार्क्स, जो हमारा टारगेट रहेगा. तो आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस इज क्लियर है कि हमें 60 to 75 के बीच में नहीं फंसना है, या 80 to 85 के बीच में नहीं फंसना है. 100+ इज आवर टारगेट. जो लोग 60 to 75 के क्वेश्चन में फंसते हैं, उन क्वालिटी पेपर में जाके पहले सोचते हैं, दे विल थिंक क्या लिखना है इस पेपर में, इस क्वेश्चन में. वो दूसरी बड़ी मिस इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो है नहीं. जो लोग 80 to 85 वाली ब्रैकेट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास केस स्टडी और एग्जांपल्स उनको याद नहीं रहते, रिमेम्बरेंस का इशू रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी लिख के प्रैक्टिस नहीं किया वो. सेकेंडली, उन लोगों की जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो इंप्रूव नहीं होती कभी भी. मिस इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन, ये दोनों जब हमारे पेपर से हट जाएंगी तो आई विल डेफिनेटली से कि आप 100+ मार्क्स ले रहे हैं. तो इस सेशन में बस हम यही कोशिश करेंगे कि हम उस जो हमारा एक फिक्स एरिया है, जो बेसिक टेनेट्स की बात है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो पेपर में होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की. यहां से मेन सेशन शुरू है. प्लीज अटेंटिव और फोकस करना यार प्लीज. अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सबसे जरूरी है. आपने कोई क्वेश्चन लिखा, उसके 3 सब पार्ट्स थे, आपने एक सब पार्ट को ज्यादा लिख दिया, 2 सब पार्ट्स को कम लिख दिया. When the examiner will check your copy, he or she will get to know कि आप कितने अटेंटिव थे, कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई, यू हैव जस्ट रिटन द क्वेश्चन. और ये एक पैथेटिक प्रेजेंटेशन है आपकी आंसर की अगर आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो. यार प्लीज म्यूट योरसेल्फ each and everybody na. A small request, kindly use more of English. Yeah, I will try to do that. Yeah, Thank you. is this visible? Yes sir. Okay, thank you. So first and foremost thing is understanding the demand of the question. When we are understanding the demand of the question, we'll try to hit the best possible solution. I'll tell you how to identify the demand and what are other aspects of answer writing. First thing is understanding the directives of the question. Each of you, I am sure कि you have seen the last year papers और उसमें क्या-क्या directives थे, like discuss, analyze and other thing. So when I'm saying the directive, the UPSC is using these words: analyze, explain, comment, etc. We'll try to find out what are these. First of all, just understand that we have to identify the directive of the paper, the question, and then we have to structure our brain in such a way that कि हमें क्या लिखना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जाते ही पेपर में ये अंडरलाइन करना है कि पूछा क्या गया है. अकॉर्डिंगली योर आंसर विल वेरी. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. इसको भी हम डेसिफर करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स. And in each and every question, there are at least 3 subparts and at max 5 subparts. These subparts need not always be apparently visible. There are few subparts that you have to identify to gain marks. ये बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको विजिबल नहीं रहेंगे सब पार्ट्स, कुछ इनडायरेक्ट भी हैं. ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर दोज इनडायरेक्ट सब पार्ट्स दैट वी हैव टू आंसर इन आवर क्वेश्चन. The first thing is identify the directives. We'll try to find out what are the directives in the end of the session. Second part is subparts of the question.
कि हाउ मेनी सब पार्ट्स आर देयर. Very important part is कि why we have to identify the sub parts. और उन सब parts को why we have to write according to the demand of the question. ऐसा क्या है कि जो सब पार्ट सबसे पहले पूछा उसे सबसे पहले लिखना है, जो सब पार्ट एंड में पूछा उसको एंड में लिखना है. तो फर्स्ट थिंग इज क्यों जरूरी है उसको आइडेंटिफाई करना. फर्स्ट थिंग, एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट यू आर अटेंटिव एंड अवेयर that what is the demand of the question. The moment you identify the question, subparts, the moment you identify the directive, examiner will understand कि yes, he or she is aware कि क्या पूछा गया है. यहीं से आपका एक positive picture set हो जाती है. Second thing is, whenever you have identified the subparts, you will be systematic in answer writing. You will write first subpart first, second, and then third. You will not be haphazard in answer writing. And that is very crucial in UPSC. Systematic presentation. If you will not be systematic, your answer will not be systematic and the outcome is pathetic. जो लोग ये बोल के आते हैं कि we have written all 20 questions, but due to few lacunas like identification, like systematic approach in answer writing, they will end up getting 80 marks. तो ऐसा नहीं है कि you just have to fill the sheets of the UPSC paper and they will give you marks. No, there are various parameters that you have to qualify and only then you will get 100 plus marks. Now, just to give you the sample of subparts and identification, we'll come to this question. There are at least 3 levels of questions that UPSC is asking, and there are more than 5 levels of questions that UPSC can ask. We'll discuss 3 in this session, and in later sessions, we'll discuss other parts. First question is level 1 question. On what basis I'm saying this is level 1 question? Just by cursory reading, you will identify the basic demand of the question. और आपको उसी basic demand को fulfill करना है, and the moment you fulfill that basic demand, you are sure कि out of 10 you are getting 4 marks just by identifying the basic demand. And if it is a question of 15 marker, then you will be sure कि you are getting 6 plus marks. बस आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है 2021 का, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट. सर स्क्रीन नॉट विजिबल. ओह सॉरी यार, स्क्रीन नहीं दिख रही है. ओके सॉरी यार, किसी ने शायद किसी ने वो रिकॉर्डिंग की वो की है, कोशिश की है, तो इस वजह से बीच में स्टॉप हुई है स्क्रीन. चलिए, ये जो वीडियो ये वैसे भी अवेलेबल हो जाएगी यार यूट्यूब पे, इतनी कोई जरूरत नहीं थी इसको रिकॉर्ड करने की. ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल. यस सर. ओके, सो हम बात कर रहे थे सैंपल क्वेश्चन लेवल 1 की, कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं. विल डिसाइड द लेवल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द डिमांड. जो डिमांड है उसकी डिफिकल्टी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सबसे पहली बात कि जब हम इन द फर्स्ट रीडिंग अगर हमें क्वेश्चन की डिमांड समझ आ रही है, दैट इज लेवल 1 क्वेश्चन. Will able to decipher कि how many subparts are there, that is level 1 question. और उसको हम फिर आंसर करना शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है 2021 का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट. डायरेक्ट है कि दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना है, एक कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट है. अब इसके अलावा क्या करना है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ दीज बजट्स. बस हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और उनके जितने कंपोनेंट हैं उनको बताना है. डायरेक्ट कोई इसमें ट्रिकी पार्ट नहीं है, बस हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है, दैट्स इट. सेकंड क्वेश्चन नंबर लेवल 1 में डिफिकल्टी लेवल 3 ग्रेड की. क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन उसमें भी हमें रीडिंग मिस्टेक नहीं करनी है.
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2020 का क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन ने नॉर्मल जीडीपी नहीं पूछा है कि व्हाट इज जीडीपी, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी। जो भी फास्ट रीडर होगा, जो जिसका भी अटेंटिवनेस कम होगी पेपर में, वो इस पोटेंशियल वर्ड को हटा के नॉर्मल जीडीपी से आंसर लिखना शुरू करेगा कि दिस इज जीडीपी। बट व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट पोटेंशियल जीडीपी। तो फर्स्ट थिंग इज डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट। डायरेक्ट है, हमें पता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। तो हमें फैक्टर्स की बात करनी है और जो इनहिबिट कर रहे हैं इंडिया को पोटेंशियल जीडीपी अचीव करने के लिए। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया। बस इतना ही सिंपल है। 2022 में क्वेश्चन था, व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स। फोर्सेज के बारे में बताना है जो ओशियन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो ये फोर्सेज हैं जो ओशियन करंट को इंपैक्ट कर रही हैं, उनका रोल क्या है फिशिंग इंडस्ट्री में। बस ये आंसर है, ये क्वेश्चन है आपका। इज लेवल 1 क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। इस जिसको जो भी डाउट होगा प्लीज आप लिखते रहना, विल डिस्कस इट लेटर। नाउ लेवल 2, examine the potential of wind energy in India and explain the reason for their limited spatial spread। हमें क्या बताना है, एग्जामिन करना पहली बात तो किस चीज को, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, और फिर क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है रीजन्स को फॉर देयर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। दिखने में सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो पता चलेगा कि हाउ इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अभी बस हम अंडरस्टैंडिंग के लिए वी आर जस्ट थिंकिंग, लुकिंग एट दिस। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज द रीजन दैट हैज रीजन फॉर इट्स लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। बस क्योंकि ये सेकंड लेवल का था, इसमें एग्जामिन की बात थी तो हमने इसे यहां पे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या करना है हमें, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी बताने हमें। अब किस चीज को, कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी। तो देयर आर it is not asking directly कि what is India's comprehensive nuclear cyber security strategy. It is asking कि how far India has been successful in designing its nuclear cyber security policy कि हम इंडिया को साइबर अटैक से बचा सकें। तो डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, नई स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए इस चीज को लेवल 2 में रखा गया है कि क्वेश्चन दो लुक डायरेक्ट हमें ये पढ़ी होगी, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड इज समथिंग एल्स, और वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज लेवल 2। लेवल 3 को जब सबसे एंड में, जहां पे वेगनेस सबसे ज्यादा होगी, वो है लेवल 3, जहां पे वी हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल में कितने सब पार्ट्स हैं और किस किस को कहां कहां पे एड्रेस करना है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जब हमने डिमांड को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ही हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन, अगर आप इसको, इफ यू आर रीडिंग इट फर्स्ट टाइम, तो यू मे मिस दिस वर्ड एक्सटेंट। तो जब भी हम पेपर कर रहे हैं तो अंडरलाइन दिस वर्ड, जो आपको लग रहा है कि दिस इज मोस्ट क्रूशियल वर्ड, एग्जामिन को अंडरलाइन करना है। एग्जामिन द अंडरलाइन द डायरेक्टिव्स, और जो भी मोस्ट क्रूशियल पार्ट है पेपर जो क्वेश्चन का, उसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2। हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन क्या है, उसके सब पार्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट पार्ट इज उस क्वेश्चन का नेचर आइडेंटिफाई करना। जैसे ये
नेचर की बात करें तो किसी भी क्वेश्चन के दो नेचर हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक और सेकंड वन इज डायनामिक. जो स्टैटिक क्वेश्चन होगा दैट विल रिमेन लाइक दिस डिस्पाइट ऑफ ईच एंड एवरी हैपनिंग इन द वर्ल्ड. जैसे कोई मान लो एक क्वेश्चन था, हमने ये देखा है, ये रीजन ऑफ लिमिटेड स्प्रेड, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी की बात की है. मान लो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द रीजन्स वेयर विंड एनर्जी इज लोकेटेड. ये क्वेश्चन पूछता है. तो जो ये रीजन्स हैं, जो एरियाज है जहां पे विंड एनर्जी को हम लोकेट कर सकते हैं, दैट आर लिमिटेड. और फिर उसके बाद ये पूछता है कि उसके कारण क्या है, क्या रीजन्स हैं कि वो लिमिटेड है. तो इस क्वेश्चन में जो इंडिया के केस में जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है यहाँ पे इस एरिया में है. तो ये आज भी यही था, आज से 20 साल पहले भी यही था और आज से 50 साल बाद भी यही रहेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है ये यूपी में ज्यादा हो जाए विजा भी गुजरात. तो वो चीज जो चेंज नहीं हो रही है दैट इज स्टैटिक. लाइक स्वदेशी आंदोलन इन हिस्ट्री, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा. When they will ask us to comment on this, तो वो सेम रहेगा. कोई भी विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन आएगा तो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो दैट इज स्वदेशी स्टैटिक एंड विजयनगर इज आल्सो स्टैटिक. ऐसे क्वेश्चन में हमें मोस्टली कंक्लूजन करना होता है, बस इस चीज को ध्यान रखना है. ऐसे क्वेश्चन में हमें कंक्लूड करना है कि यस स्वदेशी आंदोलन वाज दिस एंड दिस and that's why it has produced this effect in the history of India. या विजयनगर एम्पायर का ये सिग्निफिकेंस था और उन्होंने ऐसे ऐसे करके इंडिया के आर्ट आर्किटेक्चर में ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट किया. दैट इज ये. वी नेवर एवर सजेस्ट कि व्हाट विजयनगर एम्पायर कैन डू इन फ्यूचर, जो कि एक डायनामिक क्वेश्चन की डिमांड है. whenever the question is dynamic in nature, we have to provide a way forward. We have to give suggestion how to improve the current condition. Like in this question, what are the different elements of cyber security? These elements may be static, but due to change in technology, these are also varying. Second, keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy. क्वेश्चन इटसेल्फ कह रहा है कि इंडिया ने एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ड्रॉ की है. हमें उसका एक्सटेंट बताना है, वो कितनी सही है और कहां तक इंडिया उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाया है. इफ इंडिया हैज नॉट बीन अकम्प्लिश दिस पॉलिसी, तो उसके क्या लैक्यूनाज रहे हैं, व्हाट आर द लैक्यूना. इफ देयर आर लैक्यूना, तो वी हैव टू प्रोवाइड ए वे फॉरवर्ड. तो दिस इज द नेचर ऑफ डायनामिक क्वेश्चन. जब भी ये वाला रीजन है, मान लो इस वाले क्वेश्चन में जो स्टैटिक क्वेश्चन था, इसमें जब हम रीजन्स की बात करते हैं, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ इट्स लिमिटेड स्प्रेड, तो हम बताएंगे ज्योग्राफिकल रीजन है कुछ, उसमें दूसरा बताएंगे कि इंडिया की टोपोग्राफी ऐसी है, तो वो रीजन बताएंगे. लेकिन जब हम क्योंकि उन रीजन्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 जो टेक्नोलॉजिकल रीजन होंगे, बाकी किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. लेकिन इस केस में जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज हैं, उनके लिए हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर दैट फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, then we have to identify the static and dynamic nature of the question, and accordingly our outcome will change. अगर question static है तो we will conclude this question, अगर question dynamic है तो we have to provide a way forward. यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay. Now हम next level पर चलते हैं कि question हमें पता चल गया कि question क्या है, dynamic है, static है. अब हमें क्वेश्चन को लिखना है, एक्चुअली हाउ टू राइट द क्वेश्चन. तो दिस एस्पेक्ट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट. इन स्ट्रक्चर देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट वन इज इंट्रो, सेकंड वन इज बॉडी, एंड देन थर्ड वन इज कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड. तो अब इन टर्म्स ऑफ इंट्रो, अगर यूपीएससी में
those who are getting 60 to 65 or 70 to 80, वो लोग ऐसे हैं, those will give ample time to intro. They will keep on thinking about intro कि इस क्वेश्चन का इंट्रो क्या लिखना है, कहां से ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द बेसिक इंट्रो, उसका लेंथ क्या होना चाहिए इंट्रो का, कितना लिखूं. I have seen numerous and numerous of the candidates जो क्या करते हैं, इंट्रो अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है उसमें 50 वर्ड्स तो इंट्रो में ही लिख देते हैं एटलीस्ट. इंट्रो की लेंथ एंड क्वालिटी matters both in 10 and 15 marker. We have to keep this thing in mind. अगर 10 मार्कर है तो इंट्रो की लेंथ अलग रहेगी और 15 मार्कर है तो इंट्रो लेंथ विल डिफर. Likewise body part and likewise conclusion and way forward part. तो first let's come to intro. How many intro के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? This is just an approach to help you so that you need not put more than required time in understanding about intro. Intro ही सोचने में इतना टाइम नहीं लगा देना है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए. तो इसी के लिए हमने 4-5 अप्रोच आइडेंटिफाई की हैं कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इंट्रो आए कि हमें क्या लिखना चाहिए. इजी अप्रोच है, हम एक एक करके उनको देखेंगे. इंट्रो टाइप 4-5 तरीके का हम आसानी से लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज डिफाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को. वो किस चीज को करना होता है वो भी मैं बताऊंगा, किस चीज को डिफाइन कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं. सेकंड वन इज करंट इशू न्यूज, जो कोई न्यूज में चल रहा होगा वहां से क्वेश्चन आया है, या आप किसी करंट इशू को यू विल मेक द करंट इशू एज योर इंट्रो टाइप. थर्ड वन इज डेटा और फैक्ट. यू हैव सर्टेन डेटा और फैक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑथेंटिक डेटा और फैक्ट. ऐसा नहीं कि आपने उसको फेक कर दिया है. You have some authentic data or fact so that you can utilize it for your benefit in writing an intro. Third one is history timeline. Some ideas have historical tendencies. वहां पे आप history timeline का यूज करके अपना इंट्रो बना सकते हो. And last one is meta theme. You know कि ये क्वेश्चन कहाँ पे लाई कर रहा है in your syllabus. हम उन एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से कैसे इंट्रो लिखना है. फर्स्ट पे चलते हैं डिफाइन पे. ये क्वेश्चन देखिए शायद 2021 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये दोनों को इसके अंदर है, ये कोमाज के अंदर है. ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. You have to just look into the fact that both the time जहां पे constitutional morality लिखा है उसके साइड में ये दोनों कोमाज हैं. Wherever you will find कि ऐसा कोई word है that UPSC or the state PSC has given within the commas, within the inverted commas, you have to define that particular fact. Wherever it is, ये चीज हमें देखना है और इसे डिफाइन करके शुरू करना है अपना इंट्रो. Whatever and howsoever vague the definition you know, लेकिन कोशिश हमें करनी है because this is an essential part of the question. If you have not defined it, that means the examiner will understand कि आपको क्वेश्चन की डिमांड ही समझ नहीं आई. तो फर्स्ट थिंग हमें यहां से शुरू करना है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसके बाद हमें आंसर शुरू करना है. सेकेंड थिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है. जस्ट टू आइडेंटिफाई द इंट्रो हमें क्या लिखना है उसके लिए. मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्मस इन इंटरनेशनल ट्रेड. डायरेक्ट पूछा उन्होंने, सिग्निफिकेंस बताना है, क्वेश्चन की डिमांड है सिग्निफिकेंस, और पूछा किस चीज, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इस्मस. अगर if you are not specifically mentioning what is strait and what is isthmus, so you will not answer this question significantly, and specifically in terms of international trade. So try to define these two things in this smallest possible definition and give example. Isthmus of Kara, Strait of Makassar, या Strait of और भी कोई स्टेट, वो क्या स्टेट्स हैं, व्हाट आर दोज स्टेट्स एंड हाउ दोज आर सिग्निफिकेंट. When this question is asking about international trade,
try to mention those state or isthmus that have their significant impact in international trade, but you have to define these two things. अगर आपने इनको without definition you have started, then examiner will again understand that you are not knowing the difference between two. That's why you have directly reached this position. Now, second part. We have taken this one, define. Second part is current issue or news. कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पेपर 2, पेपर 3, at least 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चंस वो होंगे जो करंट अफेयर बेस होंगे पेपर 2, पेपर 3 में. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन करंट अफेयर से है तो हमें क्या लिखना है इसमें. जैसे 2021 का क्वेश्चन है, explain the purpose of Green Grid Initiative launched at the World Leader Summit of COP26 Climate Change Conference at Glasgow in November 21. उसी टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, when was the idea first floated in International Solar Alliance. क्वेश्चन पूछा है, ग्लासगो से रिलेटेड नवंबर 2021 का क्वेश्चन है. हमें पता होना चाहिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या है. वी हैव टू डिफाइन दिस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव. तो यहाँ पे यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, रेदर देन आस्किंग दिस इन दिस फॉर्म कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है कि व्हाट इज इट्स इंट्रो. यहाँ पे दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड व्हाट इज द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव. If you are not knowing this green grid initiative and you have started mentioning the purpose, then it will be a vague answer. So this is the news in current affair. You have to know the fact and you have to know the definition to answer it. Second thing, reforming the government delivery system through DBT is a progressive step, but it has its limitations too. Here UPSC has asked indirectly, until unless you are not knowing what is direct benefit transfer scheme, you cannot answer this question. If you are not knowing direct benefit transfer scheme, you cannot mention its limitations and how it is a progressive step. Here UPSC has indirectly asked you about the major theme that you can write in intro. In this question, you can give data, fact, or recent case study. What UPSC has asked, reforming the government delivery system through the direct benefits scheme is a progressive step. They in itself acknowledging कि ये एक progressive step है, लेकिन but it has its limitations. But इस progressive steps की भी कुछ limitations हैं. तो if you have some data, some case study, you can identify कि DBT has successfully helped government of India to save 100 crore rupees, 2000 crore rupees in this scheme, that scheme, or in that program. You can directly mention, so that you are mentioning its progressive nature. You are mentioning ki how government delivery system has improved with DBT. But you must know कि इसकी कुछ limitations भी हैं जो question के second part में you will answer. If you have some case study कि how Jharkhand government has done this DBT and they are able to reach to 100% of the people, or they have reduced the corruption, they have reduced the proliferage, then you can answer, write in introduction. This one is the second approach. First one is definition, second one is data, fact, case study. You have to be careful कि जो भी आप data, fact या case study दोगे, that should be authentic. अगर आप उसमें ब्लफ करने की कोशिश करोगे जो बहुत लोग करते हैं, तो हो सकता है आपके 2 out of 10 टाइम्स वो पास हो जाए, लेकिन 10 out of 10 नहीं होगा. प्लीज beware of this fact. थर्ड वन इज हिस्ट्री टाइमलाइन. क्वेश्चन है 2021 का. तीसरा तरीका है कि कैसे हम अपना इंट्रो लिख सकते हैं. वी कैन यूज हिस्टोरिकल टाइमलाइन इन आवर इंट्रो टू पुट एम्फेसिस कि यार ये जो टॉपिक आपने पूछा है वो बहुत क्रूशियल है. दैट्स वाई मैं हिस्ट्री से उसका जो आइडिया है उसको ट्रेस करता हूं कि हाउ हिस्ट्री हैज बीन.
डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन है 2021 का, डिस्कस। सबसे पहले हमने क्वांटिफायर को, जो अपना क्वेश्चन की डिमांड है, उसको आइडेंटिफाई किया। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर व्हाट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वीमेन को हायर जुडिशरी में आना चाहिए। क्या इंश्योर करने के लिए? डाइवर्सिटी हो जाएगी, उससे इक्विटी आएगी और इंक्लूसिवनेस आएगी। ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं वीमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें हिस्ट्री कैसे घुसेगी। हमें पता करना है कि सिंस जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है, कितनी वीमेन जजेज हायर जुडिशरी में पहुंची हैं। तभी आप इस चीज को बताओगे कि आज तक 2 वीमेन हायर जुडिशरी में पहुंची हैं। दैट्स व्हाई there is lack of diversity, lack of equity and lack of inclusiveness. And again, in that part also, you can anytime the idea of intersectionality, उसको आप हमेशा ला सकते हो कि मान लो एक फैक्ट है कि 20 वीमेन पहुंच गई हैं आज तक हायर जुडिशरी में। एक्चुअल में फैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं। 20 वीमेन्स पहुंची हैं आज तक जुडिशरी में, लेकिन आपको दिखाना है कि हाउ these 20 women are not a representative of diversity, equity और inclusiveness। तो आप उसके इंटरसेक्शन की बात कर सकते हो कि कितनी वीमेन ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम जुडिशियल फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, कितनी वीमेन ऐसी हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, कितनी वीमेन ऐसी हैं जो नॉर्थ और साउथ इंडिया स्पेसिफिक से बिलोंग करती हैं। तो ये चीज आप दिखा सकोगे हिस्टोरिकली ट्रेस करके कि कैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे ये चीज डिजायरेबल है। वो चीज आप अपने इंट्रो में ही टीचर को बता दोगे एंड टीचर विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि यस यू हैव आइडेंटिफाइड द डिमांड। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये 2021 का या 2 का क्वेश्चन है। To what extent, in your view, the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? To what extent, बार बार यूपीएससी इस चीज को रिपीट कर रहा है, to what extent उनको पूछना है ये 5% हुआ है, 10 हुआ है या 100% हुआ है। How far this parliament is successful? ये चीज अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ी तो there is no benefit of answer writing. Please keep this thing in mind. To what extent, in your view, the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? What we can identify, constitutional assembly की जो debates हैं, अगर आपको वो आती हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप उसको इंट्रो में यूज कर सकते हैं कि in the constitutional assembly debates in 1940s, वहां से हमने ये आइडिया देखा था कि कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है एग्जीक्यूटिव की। किसी मेंबर की अगर आपको अंबेडकर जी की स्टेटमेंट पता है और किसी की स्टेटमेंट पता है तो यू कैन राइट इट। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसे दे रखी है, कहीं ऑस्टिन की स्टेटमेंट दे रखी होगी, कहीं किसी और की स्टेटमेंट दे रखी होगी। यू कैन कोट दैट स्टेटमेंट इफ इट इज रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंट्रोडक्शन to identify, to highlight yes, accountability is a very crucial component. So we can trace the historical underpinning of a particular topic and we can use this in introduction. This is the third framework that we can use in intro. Fourth word, meta themes. सबसे पहला हुआ डिफाइन कर देंगे, दूसरा डेटा दे देंगे, फैक्ट दे देंगे, रिपोर्ट बता देंगे, तीसरा हिस्ट्री हुआ, फोर्थ वन इज मेटा थीम। अब मेटा थीम क्या है? मेटा थीम इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सिलेबस। जो यूपीएससी का ब्रॉड सिलेबस मेंशन है वहां से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए जो सिलेबस की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यू मस्ट रिमेंबर, मस्ट क्रैम द सिलेबस कि कहां से टॉपिक आया है, कहां से क्वेश्चन आया है, क्या क्या सब पार्ट्स बन सकते हैं। अगर आपको सिलेबस याद है तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल गेट मोर देन एवरेज मार्क्स।
अगर आपको केवल सिलेबस याद है तो कैसे हम उस चीज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2022 का क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द मिडीवल इंडियन टेम्पल्स स्कल्पचर, किस चीज की पूछिए, मिडीवल। हो गया है। अरे यार, ओके थैंक यू। नहीं यार चल रही है। यस सर, चल रही है। हाँ चल रही है, चल रही है। आप प्लीज एक बार बाहर निकल के वापस से ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी यार, हम थे हाँ सिलेबस पे, ठीक है, कि आई एम हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलेबस। कैसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। हाँ, हाउ विल यू एक्सप्लेन, प्लीज म्यूट यार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलें, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ओके ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द मेटा थीम, उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इज डिमांडिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ यू विल एक्सप्लेन। सबसे पहले मेटा थीम यू हैव ऑब्जर्व्ड कि सॉरी, क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किस चीज को, एक्सप्लेन द मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करना है बस। मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर represents what social life of those days. How will you identify, how will you answer कि जो medieval Indian temples थे, they were and उनमें भी जो sculpture थे, they were representative of the social life of those days. अगर आपको सिलेबस याद होगा तो you will answer this question satisfactorily. देखेंगे हम कैसे। Second question, Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. पूछा क्या है, पाला पीरियड है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज है, कहां पे, इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, और केवल इंडिया में, बाहर नहीं। अगर आपको सिलेबस होगा तो आपके लिए केक वॉक है ये चीज मैनेज करना, अगर आपको सिलेबस याद होगा तो। पेपर 1 का सिलेबस विनय सर ने करा रखा है, आप यूपीएससी अखाड़ा के उस पर मिल जाएगा आपको, ये मैंने अभी वहीं से ये यूट्यूब चैनल से लिया है। 5-6 मेजर कंपोनेंट है, तो हमें देख, कल्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है एंड ज्योग्राफी है। ये हैं ब्रॉड एरियाज दैट यू मस्ट नो टू राइट ए स्पेसिफिक इंट्रो, स्पेसिफिक कंक्लूजन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हाउ वी कैन डील विद दिस क्वेश्चन। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में there are 3 ideas that UPSC has given. First one is art, second one is architecture, and third one is literature. If you mention only 3 things with respect to Pala period, art, architecture, and literature, and relate it with Buddhism and Pala, your question will be managed. चाहे आपको कुछ पता है, चाहे आपको पता नहीं है। Those who have studied prelims well, they know कि art form 2 तरीके की होती हैं, tangible, intangible. They know कि अर्लियर पीरियड में आर्किटेक्चर भी 2-3 तरीके के होते थे, एक जो कोर्ट के थे और एक जो फोक थे। लिटरेचर भी रिलीजियस लिटरेचर होता था, एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर होता था। तो यू हैव आइडेंटिफाइड 6 सब पार्ट्स इवन इन दिस क्वेश्चन, जहां पे आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, and you have to relate it with Pala period and Buddhism, and this is just कि आपको बस सिलेबस का, और सिलेबस में भी अगर आपको जरा सा भी अपने प्रीलिम्स पे ध्यान से पढ़ा है, ऑब्वियसली इफ यू आर राइटिंग मेंस तो आपको चीजें कुछ तो याद रहेंगी। उसमें पेंटिंग्स आ सकती हैं, डांस ड्रामा आ सकता है, आर्किटेक्चर में स्कल्पचर आ सकता है, स्तूपा आ सकता है, टेम्पल आ सकता है, किंगडम और राइटर पैट्रोनेज की बात कर सकते हैं हम उसमें कि किस किस को पैट्रोनेज दिया था। अब पाला की बात है तो ईस्ट इंडिया का रीजन है, यहाँ पे राजगीर का इलाका है, बिहार बंगाल का इलाका, लैंग्वेज की कुछ बात कर सकें।
यही चीज हमें देखनी है while we are remembering this syllabus. पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ यू विल एक्सप्लेन द मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर। हमें केवल क्या पता है, हमें केवल ये चीज पता है सिलेबस की कि वहां पे कुछ पेंटिंग्स थी। एनी डे यू कैन राइट कि यस, इन टेम्पल्स द पेंटिंग्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ, the dance themes are related to life and death of the individuals, the dramas are narrative in forms। हम ये चीज हमें अगर आर्ट का पता है तो हम ये चीज बता सकते हैं। स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर अर्जुन पीनेंस या डांसिंग जो नटराज है, व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, दीज आर स्कल्पचर्स, दीज आर आर्किटेक्चर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को। स्तूपा, स्तूपा में तो नहीं आएगा, टेम्पल, वॉल ऑफ द टेम्पल, उन पे कैसे कहानी महाभारत एंड रामायण के नैरेटिव्स हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। ये चीज हम इसमें मेंशन कर सकते हैं जस्ट बाय रिमेंबरिंग द ब्रॉड थीम्स ऑफ द सिलेबस। और अगर आपको कोर थीम्स पता है तो कोर थीम्स तो पेपर 2 सोसाइटी सोशल जस्टिस के लिए बहुत जरूरी हैं। You have to just mention the different parts of the social justice or the society in your answer और आपका आंसर by and large prepare हो जाएगा। तो please give focus on the syllabus also to cram the syllabus। यहाँ पे पढ़ा है ये स्ट्रेटजी फॉर सिविल सर्विसेज में, आप इनको याद भी कर सकते हैं, विनय सर ने तरीके भी बताए हैं सारे सब सिलेबस को याद करने के। 3-4 चीजें और भी इसमें हैं, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट हैं इस पे भी हम बात करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलेबस, हमने देख लिया कि कैसे सिलेबस का इतना इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल है कि आपको पता होगा अगर पेपर 1 में अगर आपको सिलेबस पता है तो आप हिस्ट्री के और कल्चर के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 जो हमने देखे हैं कि 3 मेजर आइडियाज हैं, अगर इनको आपको पता है तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। इस साइड में जितने 4-5 वीडियोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देखिए कि कैसे GS1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 में, 3 में, 4 में क्या ब्रॉड हेडिंग्स हैं जिनको आप सब हेडिंग्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसमें हमें देखना है कि कैसे हम एक मेटा थीम को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जो मेटा थीम है वो पेपर 2 में एक सिलेबस का पार्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अब इसी सेपरेशन ऑफ पावर को हमें देखना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 with reference to the appointment of judges of higher judiciary in India। तो उन्होंने क्या पूछा है कि एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया था लेजिस्लेचर ने, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया है। तो दो इट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू गो थ्रू द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जब हम बात करते हैं कि जो जजेज हैं वो खुद जजेज को अपॉइंट कर रहे हैं, तो दे हैव बिकम देयर जज इन देयर ओन कोज। तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर का ब्रीच नहीं है? ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे जब सेपरेशन ऑफ पावर का ब्रीच है तो हम इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ मोंटेस्क्यू डिफाइन द सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर हुआ। यहाँ पे डायरेक्टली आउटसेट हमें कहीं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जब इस क्वेश्चन को डीपली देखा तो वी गेट टू नो कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है 2022 का है। The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of the relevant case laws. So, idea क्या है कि there are certain environmental problems that have been constitutionalized, that have been put inside in the ambit of constitution with the help of Supreme Court judgments. उन जजमेंट्स को हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी जजमेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों को विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया है। एक्चुअल में लॉ मेकिंग रोल किसका होता है? लेजिस्लेचर का। और जुडिशरी का उसको बस उसकी वैलिडिटी चेक करने का काम है कि हाउ फार इट इज वैलिड और हाउ फार इट इज लेजिटिमेट विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जुडिशरी हैज मेड सर्टेन प्रोनाउंसमेंट, एंड वो प्रोनाउंसमेंट उन्होंने क्या इंश्योर किया है कि वो आइडियाज विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, राइट टू
लाइफ एंड लिबर्टी के एम्बिट में राइट टू क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये जो आइडियाज हैं, ये इन्वायरमेंटल आइडियाज है, क्लीन एयर प्रॉब्लम है, ये चीज कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में आई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, वो चीज हमें बतानी है। मान लो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, ये एज सच कहीं लिखी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब गोदावरमन जजमेंट दी तो उसमें बताया कि व्हाट इज कोट एंड कोट फॉरेस्ट डिफाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया चीजों का। अब हमने देख लिया कि कैसे बॉडी के अंदर हमें सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, उन सब पार्ट्स को हमने सब हेडिंग बनाना है, अंडरस्टैंड करना है वेटेज, किस पार्ट का कितना वेटेज है, फिर स्मॉल पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट था जो था, हमने इंट्रो वाला पार्ट देख लिया था कि क्या क्या इंट्रो वाला पार्ट है। जब हम बॉडी की बात करेंगे, जो क्वेश्चन का मेन कंपोनेंट है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड पार्ट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, कोई भी क्वेश्चन है उसका एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में हमें सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने उन सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, देन वी हैव टू मेक दी सब पार्ट्स एज सब हेडिंग, उनको सब हेडिंग बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं उनको कैसे सब हेडिंग बनाना है। जैसे ही आपने सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, तो आई एम श्योर कि जिन्होंने ढंग से उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया होगा, दे गेट टू नो कि कौन सा पार्ट का कितना वेटेज है, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही उसे फिर हमें उतना ही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उसमें सब की सारी की कोई स्टेटमेंट है व्हाट इज दिस वाली, और उसको हम एक पेज लिख दें, और कोई स्टेटमेंट रीजनिंग वाली उसको कम लिखें। तो वी गेट टू नो कि वी हैव टू नो कि हमें कहाँ पे किस पार्ट को कितना लिखना है। थर्ड पार्ट, ऐसा नहीं करना है कि बस एक पैराग्राफ चल रहा है पूरा ऐसे मोनोटोनस पैराग्राफ आपने लिख दिया, नहीं, हमें क्या करना, स्मॉल पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स में ही आंसर करना है। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 2021 का है शायद, तो इसमें देखो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। तो सिंपल पूछा मेजर चैलेंजेस हैं किस चीज के, पीडीएस के। तो सबसे पहले हम पीडीएस का एक इंट्रो दे सकते हैं, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमने हिस्ट्री का इंट्रो लिखने की बात की थी, उसमें देख लिया कि कैसे 1950 में, 1935 इवन प्री इंडिपेंडेंस, कैसे मद्रास ने स्टार्ट किया था पीडीएस सिस्टम। तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात भी कर सकते हैं कि कैसे हमने जो गरीबी हटाओ के आसपास, जो 1970s के आसपास वी हैव स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ पीडीएस, और वो कैसे कैसे आगे गया है। लेकिन उस आइडिया के साथ कुछ चैलेंजेस आए हैं। अब हमें इंश्योर करना है कि इस चीज को हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, ये हमें बताना है कि इस चीज को कैसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इंप्रूव इस चीज को कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है यूपीएससी में, कि कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रही है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन रेलिवेंट है आज के लिए। और उसकी रेलिवेंसी हम दो तरीके से देख सकते हैं कि वो स्टैटिक साइड में रेलिवेंट है या वो डायनामिक साइड में है। अगर क्वेश्चन डायनामिक है, इसका मतलब इशू अब भी अनरिजोल्व है, और वो अनरिजोल्व इशू है तो हमें वे फॉरवर्ड बताना है। वहां पे वे फॉरवर्ड लिखेंगे, जैसे इस केस में हम लिख सकते हैं, यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली पूछ लिया है हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो फर्स्ट पोर्शन हो गया क्वेश्चन का ये कि मेजर चैलेंजेस क्या है पीडीएस के, और दूसरा हो गया इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो जो हम पहले इंट्रो लिखेंगे, पीडीएस के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस, फिर हम उनको इनोमरेट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि भाई उन चीज को आइडियाज फॉर इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पीडीएस सिस्टम। तो इसमें हम 1 2 3 4 बताएंगे, फिर हम गवर्नमेंट के स्टेप्स भी बता सकते हैं कि दी स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन, येट ये कोई केस स्टडी है, ये झारखंड की केस स्टडी है, या ये तमिलनाडु का रोल मॉडल है, इस तमिलनाडु इसमें रोल मॉडल था, तो इन स्टेट्स का मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज हमने देखी है, सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करना और उनमें कैसे हम उनको सब हेडिंग हमें बनाना है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग वेटेज वाला पार्ट सेम है, जो इस क्वेश्चन में भी व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, ये मान लो हाफ पोर्शन है या 1/3 पोर्शन है। मेन क्वेश्चन ये है कि इस चीज को कैसे मोर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, मेन क्वेश्चन ये है। तो इधर 4-6 होगा या 3-7 होगा, इस तरीके से वेटेज यहाँ पे मिलेगा। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का, कि वी मस्ट नो कि जो बॉडी पार्ट में जब हम इलस्ट्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेजर चैलेंजेस में 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ इलस्ट्रेशंस जो एग्जांपल्स होते हैं, जो उनको
आर्ग्यूमेंट से अलग करना है। यहाँ पे जो चैलेंजेज है, मेजर चैलेंजेज, आप कुछ भी लिखोगे कि भाई लैक ऑफ मैन पावर लिखोगे, या कुछ भी लिखोगे, या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिखोगे, तो उसमें आपको एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल पॉसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूसेज, या आप बता सकते हो कि भाई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इज वीक, तो उसमें क्या पता चलेगा कि पीपल पार्टिसिपेशन इज लैकिंग। तो जो हम ये बात कर रहे हैं, पीपल पार्टिसिपेशन इज लैकिंग, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ इलस्ट्रेशन। और जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हुआ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये हुआ आर्ग्यूमेंट, और इसका मैनिफेस्टेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज आर्गुमेंट एंड व्हाट इज इलस्ट्रेशन और एग्जांपल। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज्ड गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। सिंपल बात पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आइडिया है, उसने कितनी एक्सटेंट, किस हद तक, किस लेवल तक उसने जो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस लैंडस्केप है उसको चेंज या ऑल्टर किया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि 2 3 4 लेवल के क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, तो ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। एज सच इसमें डायरेक्ट कुछ हमें स्टेटमेंट नहीं पता चल रही है, स्पेसिफिकली जो हमने सब हेडिंग वाली बात की है वो, तो इसके सब हेडिंग हमें बताने पड़ेंगे कि क्या है। टू व्हाट एक्सटेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आइडिया इजी है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स में ये चीज मेंशन है। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल और इलस्ट्रेशन। आर्गुमेंट क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ने अच्छा किया है, तो किस हद तक अच्छा किया है वो देखना है। तो आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि इट हैज वाइडन द होराइजन ऑफ पार्टिसिपेशन इन द ग्रास रूट। जो ग्रास रूट में जो इतने लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब उससे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज क्या है, वो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वीमेन, बैकवर्ड कम्युनिटी एटसेट्रा। और इसमें जब हम सब्सटेंशिएशन करते हैं तो आप बता सकते हो कि कैसे 53% वीमेन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किसी सिटी में या किसी स्टेट में वो वीमेन रिप्रेजेंटेटिव है, या कैसे इस एक्ट के बाद कैसे उनका जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है बैकवर्ड कम्युनिटीज का वो बढ़ा है। दूसरा हम आइडिया दे सकते हैं कि यस देयर, जब निगेटिव की बात करेंगे तो हम उसमें बता सकते हैं कि वहां पे दो इट हैज इंक्रीज्ड येट सूडो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सूडो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उसके मैनिफेस्टेशन क्या है, उसके इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स क्या है। जो पंचायतपति सिंड्रोम चल रहा है कि हस्बैंड विल टेल हर वाइफ कि क्या क्या करना है। शायद पंचायत सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, तो वो इसी से कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, अपर कास्ट डिक्टेट द एजेंडा। तो जब अपर कास्ट डिक्टेट कर रही है एजेंडा को, तो उसमें क्या है, तो अब अपर कास्ट एजेंडा को अगर डिक्टेट कर रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो लोअर कास्ट है उन्हें पता ही नहीं है हाउ टू डील विद द इश्यूज। तो वो सारा जो एजेंडा है वो सेट कर रही है कि गांव में उस टाइम पे पंचायत ये करेगी, उस टाइम पे पंचायत ये करेगी। तो ये सारा काम सूडो रिप्रेजेंटेशन के अंडर हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज हमने देखी कि एज सच इस चीज को अगर हम, यूजुअली लोग क्या करते हैं, इन चीज को आंसर में लिख के आते हैं। ठीक है, वो बताएंगे किसी वीमेन एंट्री हो रही है, किसी बैकवर्ड कम्युनिटी एंट्री कर रही है, किसी पंचायत पति चल रहा है, अपर का डिक्टेट एजेंडा कर रही है। लेकिन पेपर एग्जामिनर व्हाट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को। और जब ये आर्ग्यूमेंट्स को हम लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। अगर आप एग्जाम्पल्स लिखोगे तो वो सरफेशियल नॉलेज डायरेक्टली विजिबल हो जाती है। और जो 80 to 100 वाली जर्नी हमें तय करनी है, अभी लोग क्या करें, जब ये लिखेंगे तो 60 to 80 मार्क्स आएंगे। और जब 80 to 100 जब हम यहाँ पे जंप करना है तो हमें आर्ग्यूमेंट लिखने पड़ेंगे, ना कि एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हमने देख लिया है कि पेपर में क्या था, बॉडी पार्ट को हम कर रहे थे, उसके सब पार्ट्स देखा। ठीक है, अब सब पार्ट्स में हमने पहले देखा कि उसमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, उसमें सब हेडिंग्स लिखने हैं। ठीक है, और सब हेडिंग के अंदर जब हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब बॉडी का ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है मोनोटनी को ब्रोक करने के लिए। ठीक है, तो अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना है वो देखो। जब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन क्या है, मोनोटनी को ब्रोक करने की बात है। अब पूरे वर्ल्ड में आइडिया क्या चल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब बिजनेस फील्ड में ऐसा चल रहा है तो ईज ऑफ चेकिंग को हमें इजी कर देना है। तो वो आर्ग्यूमेंट है प्रेजेंटेशन का। जैसे ही आपका आंसर देख के एग्जामिनर खुश हुआ
तो मार्क्स बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यही चीज प्रेजेंटेशन हेल्प करती है। कोई क्वेश्चन आता है आपसे, तो पेपर 1 के लिए आप मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, फैक्ट दो डायनेमिक क्वेश्चन में कि कैसे ये चीज एश्योर करती है कि मान लो कोई ट्राइबल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई ट्राइबल्स आर वेरी डिफरेंशिएटेड, ट्राइबल्स आर वेरी डिफरेंशिएटेड एंड देयर इज डेफिनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब वेरी डिफरेंशिएटेड की बात करोगे तो आप बता सकते हो उसमें कैसे जो ट्राइबल्स हैं उनमें जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं, मान लो गोंड्स हैं, गोंड्स कैसे मान लो कि 5 लाख हैं, 10 लाख है, इफ यू हैव डेटा डायरेक्टली, या आप बता सकते हो सेंटिनलीज कैसे केवल 10, 50, 100 लोग कितने बचे हुए हैं। तो ये हुआ आपका डेटा। डायनामिसिटी जो फैक्ट है वो क्या करता है, एग्रेवेट कर देता है किसी चीज को, उसको देखने की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। आप नॉर्मल लिखो कि पॉपुलेशन या सेंसस बताती है, या उस स्टेट की रिपोर्ट ये बता रही है कि कैसे कैसे इतने ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल की और कैसे वो इम्पैक्ट हो रही है। अब दूसरा, इसमें आप हमेशा मैप बना सकते हो, इंडिया का मैप बनाओ, उसमें दिखाओ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, उसमें ही आप ये बताओ कि लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, एक छोटी ट्राइब है, एक बड़ी ट्राइब है, उनकी एक्टिविटी अलग है, कोई मार्केट के साथ एंगेज है, कोई मार्केट से दूर है। तो ये पेपर 1 में आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, केस स्टडी या गुड एग्जाम्पल। जब पेपर 1 हम लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी में कोई बहुत अच्छा काम हुआ हो, तो यू कैन ऑलवेज आंसर दिस, मेंशन दिस। या मान लो कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, उसमें आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मान लो साइक्लोन पे क्वेश्चन आया, तो साइक्लोन पे आपको पता है कि यार उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम किया, तो उड़ीसा की साइड में आप केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं, यस उड़ीसा हैज डन दिस पार्ट। तो ये हुआ केस स्टडी और एग्जाम्पल। ऐसी चीजें क्या करती हैं, एग्जामिनर का जो फोकस है उसको अट्रैक्ट करती हैं और आपको हाफ और 1 मार्क ज्यादा दिलाती हैं। बस इसी के पीछे हम लगे हुए हैं कि कैसे भी करके वो मार्क्स हम फैच करें। पेपर 2 में केस लिखना है, जैसे यूपीएससी ने दे इटसेल्फ आस्क कि व्हाट आर द केस स्पेसिफिक जो केसेस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। तो वो केसेस 2 4 20 30 केस होंगे टोटल, उनकी लिस्ट बहुत इजीली मिल जाती है, आप प्रिपेयर करो। आई थिंक यूपीएससी अखाड़ा ही प्रोवाइड करेगा आपको। तो वो चीज आप देखो कि केस क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्ट्स को आप लिख सकते हो। मान लो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, तब उसमें बता सकते हो कि कैसे ये 15th लोकसभा में ये है, 16th में ये है, 17th में ये है, वट एवर जो भी। अब 10th लोकसभा में थे, मान लो 10% थे, फिर 30% हुए, फिर 35 हुए, तो इस इंक्रीमेंट चेंज को आप बता सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट्स लिखो, रिपोर्ट्स बताओ एडीआर की रिपोर्ट क्या कह रही है, या और कोई रिपोर्ट है, या कैग रिपोर्ट क्या कह रही है। तो अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना है। इन पेपर 3 डेटा इज द न्यू की। ठीक है, अगर आपने डेटा नहीं बताया, मान लो कोई इंक्रीमेंट बताना है वो बता दो, कोई डिक्रीज बताना है मान लो वो बता दो। ठीक है, आपको शेयर बताना है किस चीज का, कितना इतना शेयर है, वो चीज हम इसमें बता सकते हैं। डेटा, ऐसा डेटा जिसे आप बेच सकें, जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप दे सकें, वो डेटा को यूज करना है। ठीक है, फैक्ट्स बताओ, कोई रिपोर्ट बताओ। पेपर 3 के केस में क्या करना है, हमें ऑथेंटिसिटी इंश्योर करनी है, ऑथेंटिसिटी। और वो इंश्योर कैसे करेंगे हम ऑथेंटिसिटी, उसको बताएंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है ये क्या है। उसको लेजिटिमेसी जैसे ही मिलेगी तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि यस ही और शी इज वेरी ऑथेंटिक इन हिज और हर अप्रोच। ठीक है, अब 2 4 छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखनी है। मान लो शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन वाली, ठीक है, इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, या कोई और शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखता हूँ, इनको यूज नहीं करना है, लाइक। ठीक है, ऐसी बहुत सारी होंगी जिनको आपको यूज नहीं करना। जो मार्जिन बना है उस पर नहीं लिखना है साइड में, एक बार के लिए। फिर भी आप जो नीचे जो खाली पोर्शन रहता है यहाँ पे ये वाले वो नहीं होती है, तो जो खाली पोर्शन है वहां पे आप उसको लिख सकते हो नीचे तक, लेकिन साइड में नहीं लिखना है। ठीक है, क्यूरी वैंग वेरी लो कनेक्टिंग सेंटेंसेज, इसको हम सेकंड क्लास में जब हम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे जो लॉन्ग सेंटेंसेज हैं उनको यूज नहीं करना होता है जब हम पेपर लिखते हैं तब। ठीक है, वो कैसे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं एट टाइम्स पे। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इंट्रो, हमने देखा बॉडी, हम अब आ रहे हैं जो थर्ड पार्ट है कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की थी कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या आइडेंटिफाई करना, हमें कीवर्ड्स। ठीक है, और जब वो कीवर्ड्स देखे तो हमें उसमें क्या आइडेंटिफाई करना, वो स्टेटिक कीवर्ड है या डायनामिक कीवर्ड है। ठीक है, अब स्टेटिक में क्या क्या आता था, मान लो हिस्ट्री आ गया, ठीक है, सिंपल ज्योग्राफी आ गया। आपसे मेटामॉर्फोसिस पूछ लिया तो मेटामॉर्फोसिस इज सेम, विल सेम, एंड जो पास्ट में भी सेम थी। ठीक है, विल रिमेन सेम, फ्यूचर में भी सब सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन आ जाएगा इजीली।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मेटामॉर्फोसिस अगर पूछा है तो यू विल राइट इन द वे फॉरवर्ड कि नो मेटामॉर्फोसिस शुड हैपन इन दिस वे, बिकॉज एक नेचुरल जो प्रोसेस है इट विल रिमेन इट्स ऑन कोर्स, वी कैन नॉट अल्टर इट, वी कैन मोल्ड one or two form, but complete alteration is not possible and not feasible and not even suggestible also। ठीक है। तो जब कंक्लूजन लिखने की बात कर रहे हैं तो कंक्लूड क्या करना है, हमें पॉजिटिव नोट पे लिखना है। ठीक है। मान लो कहीं भी कोई कंक्लूड कर रहे हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का ही क्वेश्चन मान लो, इवन एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो अगर वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है वहां पे भी आपको पॉजिटिवली कंक्लूड करना है कि कैसे कैसे जो क्रिमिनलाइजेशन है वो कैसे ये चीज आइडेंटिफाई करा रही है, लोगों को पता चल रहा है, दे आर बिकमिंग अवेयर अबाउट द आइडिया दैट नो दिस पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन इज नॉट गुड और पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। तो ये चीज आप हमेशा पॉजिटिविटी बता सकते हो कंक्लूजन में। एक नेगेटिव चीज भी एक पॉजिटिव कनोटेशन बता के जा सकती है। मान लो एयर पोल्यूशन है, वो कैसे एक नेगेटिव फिनोमिना है, लेकिन इन द एंड जब लोग अवेयर हो रहे हैं, व्हेन पीपल आर गेटिंग अवेयर, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, व्हाई even after article 21 is there we are forced to live in this stay layer, तो उस केस में हम पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है। अब कोशिश क्या करनी है, नॉट मियर फिलोसफी बट सम कंटेंट लाइक लेसन लर्न फ्रॉम एन इंडिविजुअल इवेंट, ग्लोबल नेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, ये आना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने बात की, मान लो 1857 पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लेसन लर्न किया लोगों ने, ठीक है, वो लिखो, दे हैव लर्न देयर लेसन की ऐसे ऐसे करके नहीं, एक हमें कंप्लीट पैकेज चाहिएगा अगर इंडिया को फ्रीडम की जरूरत है तो यही चीज है कंक्लूजन वाली। ठीक है। अब दूसरी चीज बताई वे फॉरवर्ड। जब डायनामिक क्वेश्चन आता तो डायनामिक क्वेश्चन में हमें वे फॉरवर्ड लिखना, तो उसमें क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ले चुकी है या क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट को लेने हैं, ये दोनों चीजें हम वे फॉरवर्ड में बताएंगे। जैसे मैंने बताया था कि भाई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ही आपको पता चल जाए कि हमें वे फॉरवर्ड लिखना है, एट टाइम इम्प्लिसिट रहेगा ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम कि भाई हमें क्या लिखना है, एक वे फॉरवर्ड लिखना है जिस वे फॉरवर्ड को हम यूज कर सकें, ये दिखाने के लिए कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ओनली दैट व्हाट यू हैव आस्क्ड, बट हमें पता है कि बीइंग ए ब्यूरोक्रेट हमारा काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम उसके लिए आपको सजेशन या सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्टेप्स बताओ, फिर सजेशन ऑफ वेरियस कमेटी बताओ, और बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो बताओ कि ऐसी ऐसी कोई ये देश है, मान लो उसने क्रिमिनलाइजेशन के लिए ये किया, तो इंडिया को भी वो चीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया अपना वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन वाला पार्ट। ठीक है। तो बस इसमें दो ही चीज याद रखनी है कि नेचर क्या है क्वेश्चन का, नेचर अगर स्टैटिक है तो हम लिखेंगे कंक्लूजन, नेचर डायनामिक है तो हम लिखेंगे वे फॉरवर्ड। और दूसरी क्या बात याद रखनी है कि जब भी हम कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो सब हेडिंग एज सच कंक्लूजन नाम का नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसको आप यहाँ से शुरू करो ताकि पता चल जाए कि न्यू पैराग्राफ है, तो जो लास्ट लाइन आपने लिखी है लास्ट पॉइंट की, उसी के साथ कंटिन्यूटी में कंक्लूड कर दो। ठीक है। और वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं हेडिंग, उसको भी अलग अलग तरीके से, वे हेड, रोड मैप हेड, कुछ भी, सजेशन हेड, ऐसे। मोनोटनी, बात क्या है, मोनोटनी को ही ब्रेक करना है। अगर ये मोनोटनी ब्रेक हुई तो यू विल अचीव 100+ इजीली। ठीक है। अब उसमें एक बड़ी बाधा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट है कि यूजुअली लोग क्या करने, मान लो अब जो आंसर राइटिंग कोई प्रैक्टिस करा रहा है तो ही और सी व्हाट दे हैव डन कि वो लास्ट ईयर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब आपने एक बार दो बार आंसर को अच्छा लिखने की कोशिश की तो अब आपको आंसर याद हो गया है। ठीक है। अब आप जब मान लो कि अब लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यूजुअली लोग बोलते हैं कि मैं भी आंसर लिखूंगा आप भी लिखिए, यस लाइव है, आपके लिए भी मोटिवेटिंग रहेगा, मेरे लिए भी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो जो टीचर है उसने वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है, 2-3 बार उसने पढ़ा है, then he or she will be able to write a 10 marker in 7 या 6.5 और so minutes। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल सर्कमस्टांसिस में 7 to 8 मिनट मिनिमम लगते हैं। मान लो कि हम 8 या 7.5 मिनट लगाते हैं तो हमें एक एस्टिमेट लगाना है, तो उसके लिए तो 10 मार्कर के लिए 7 to 8 मिनट अकॉर्डिंग टू योर विश, 15 मार्कर के लिए 10 या 11 मिनट अकॉर्डिंग टू योर विश। तो अकॉर्डिंगली अगर अगर मान के चलते हैं कि 10 मार्कर को हम 10 मिनट 15 मार्कर को हम 10 मिनट दे रहे हैं तो ये 100 हुआ, और इधर वाले को हम 7 to 8 दे रहे हैं तो 70 हुआ, तो टोटल हुआ 170 और 180 का पेपर होता है। तो हमने 10 मिनट अपने फॉर्मेलिटीज के लिए रख भी लिया। ठीक है। अब दो टाइप के क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे। ठीक है।
कि जो लेवल 1 था सिंपल था, हमें पता चल जाएगा, लेवल 2 में थोड़ा सा हमें डिग डीप करना पड़ेगा ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब आता है लेवल 3 का क्वेश्चन। उसमें क्या है कि वो थोड़ा वेग नेचर का है, लेकिन उसमें हमें आइडेंटिफाई करके वेरियस जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको लिखना है, ठीक है, उनको सब हेडिंग बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन, 22 का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। तो ये बताना कि ऐसा क्या प्रोसीजर है जिससे इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, और उस चीज क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होगा यार, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे और उनमें से कौन से वाले आउटशाइन करेंगे दूसरे को, ठीक है। तो बस यही चीज हमें यहाँ सीखनी है। तो अब ये क्या हो रहा है, क्रिटिकल एग्जाम द प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड इंडिया आर इलेक्टेड। तो अब इसमें क्या लग रहा है ऊपर से देखने में कि हाँ कुछ रिटर्न प्रोसीजर होगा या ऐसे सेट प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करो और प्रेसिडेंट बना लो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंडिया का प्रोसेस अलग होगा, फ्रांस का अलग होगा। अब दोनों में से किसी ना किसी में लैक्यूना है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। मान लो इंडिया वाले में लैक्यूना और फ्रांस वाले में नहीं है, तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो प्रोसीजर का पता होना चाहिए। दूसरा क्या, क्वेश्चन को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि मान लो हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं अपन कि भाई हाउ कि जो एग्जामिनेशन क्रिटिकल वाले हैं सर उसको कैसे लिखना होता है। उसमें आप एक एग्जांपल लो हेल्थ का, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलते हैं सर ऐसे ना थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, लेकिन उस केस में डॉक्टर क्या करेगा, आपका क्रिटिकली एग्जामिन करेगा। ऐसे नहीं बोलेगा नहीं नहीं कोई नहीं ठीक है हो जाएगा ठीक। जब तक until unless he will critically examine, he will touch your नर्व को देखेगा, क्या टेम्परेचर चल रहा है, ऑक्सीजन चेक करेगा या वाइटल्स लेगा। तो वो क्या है, वो चेक करेगा, उसको एग्जामिन कर रहा है और वो बताएगा सिस्टम हेल्दी है कि नहीं है। ऐसे ही किसी भी टेस्ट से पहले, किसी पेपर से पहले हमें पता चलना चाहिए, अपने सिस्टम को चेक करना चाहिए कि हमारा सिस्टम हेल्दी है कि नहीं, ठीक है। अब अगर सिस्टम हेल्दी नहीं है तो हमें वे फॉरवर्ड का पता होना चाहिए कि क्या सोल्यूशंस है, क्या सोल्यूशंस हैं जो हमारे एक अनहेल्दी सिस्टम को हेल्दी सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। तो बस यही है, इस क्वेश्चन में भी इसी चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि अगर दोनों में से मान लो फ्रांस का मॉडल अच्छा है तो हम फ्रांस की बढ़ाई करेंगे, यस उनका मॉडल अच्छा है और इंडिया को ऐसे ऐसे करके चीजें करनी चाहिए। अगर इंडिया का मॉडल अच्छा है तो हम बताएंगे कि फ्रांस को इंडिया से ये चीजें सीख लेनी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट हुआ क्रिटिकल एग्जामिन का, और जब हमारे पास वेग क्वेश्चन आता है उसका, ठीक है। तो यह लेवल 3 का क्वेश्चन। तो इसमें मस्ट प्रोसीजर का पता होना चाहिए, एग्जामिन का पता होना चाहिए, कौन कौन सा सिस्टम कैसा लग रहा है वो चीज हमें पता होना चाहिए। अब एक एंड में काफी इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, अगर हम डायरेक्टिव्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं तो कभी भी अच्छे मार्क्स हम नहीं ले पाते हैं। और जब हम इन डायरेक्टिव्स को ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमें पता है कि कैसे भी करके अब हमने आंसर को डिकोड कर लिया है। जब आपने डिकोड किया आंसर को, क्वेश्चन को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तब आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसके जो मेन कीवर्ड डायरेक्टिव है उसको अंडरलाइन करो। जैसे मेन इसको अंडरलाइन किया तो जो क्वेश्चन पूछा फिर देखो वहां कि रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो रोल पे बात करनी है, हमने डिस्कस करना है। इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि डिस्कस को कैसे संभालेंगे। डिस्कस का एग्जांपल क्या है, मान लो कि पीटीएम हो रही है और पेरेंट्स है वो स्टूडेंट के स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो टीचर हमेशा पेरेंट्स की आदत है कि यार ये हमारा बच्चा कैसा काम कर रहा है, ठीक है, घर पे आके तो पढ़ता ही नहीं है, तो आप बताइए कि ये जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ क्या करेगा, टीचर बच्चे की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेगा, बच्चे के पॉजिटिव बताएगा कि यार ये तो ऐसे 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 बहुत ब्रिलियंट है या नहीं है, इन चीजों में अच्छा इन चीजों में नहीं है। या फिर उसके नेगेटिव बताएगा नहीं 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 ये छोटी छोटी माइनर चीजें ये भी इसको इम्प्रूव करनी है। जब ये दोनों दोनों चीजें हो जाएंगी कि भाई ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा है और करंट बिहेवियर क्या है, अगर उनके अंदर दोनों अलाइनमेंट नहीं है तो जो करंट बिहेवियर है वो एक्सपेक्टेड से सीख लेगा अगर उसमें टाइम है तो, ठीक है। और बस यही क्या है, डिस्कशन का आर्ग्यूमेंट है कि भाई कोई चीज है उसके साथ थोड़ा इशू चल रहा है, उस चीज में कुछ ना कुछ इनपुट देने की जरूरत है, फिर वहां से क्या हो जाएगा वो चीज आपकी बेटर हो जाएगी पहले से। तो ये आर्ग्यूमेंट हुआ डिस्कशन वाला, ठीक है। एग्जामिन में हमने देखा है कि कैसे, जो डॉक्टर वाला एग्जांपल हमने लेके देखा है कि कैसे डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, आपके नर्व को बताता है कि कितना आपकी क्या कंडीशन है, आप हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं कि
और क्या क्या आपको लेने की जरूरत है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो यही चीज है क्रिटिकल एग्जामिन वाली, ठीक है। एनालिसिस वाली भी यही चीज होती है। बस आपको ये देखना है कि जब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि उसमें अगर नेगेटिव ज्यादा है, मान लो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द नेगेटिव इम्प्लीकेशन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नेगेटिव है कि व्हाट आर द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा है क्रिमिनलाइजेशन होना, ऐसे इस सेंस में यूपीएससी क्वेश्चन भी नहीं बनाती है। लेकिन आपको देख लिया कि यार ये चीज के तो नेगेटिव आउटसाइन कर रहे हैं पॉजिटिव से, जैसे क्लाइमेट चेंज, इसके नेगेटिव आउटसाइन कर रहे हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव भी होंगी कुछ ना। मान लो एग्रीकल्चर के लिए नए एरिया आ रहे हैं या और भी चीजें हैं, जब भी नेगेटिव आउटसाइन करेंगे तो आप क्रिटिकली एग्जामिन करने में जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन जैसे हमने देखा कि नॉर्मल एग्जामिन है कि यार नहीं नहीं ये तो इसके तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर ही है, तो आप नॉर्मल एग्जामिन की तरह उस आंसर को लिखिए और उस आंसर में बस जो वे फॉरवर्ड होगा उसको थोड़ा ज्यादा लिखना होता है हमें। पहले आप पॉजिटिव बताइए नहीं सिस्टम के ये बहुत अच्छी पॉजिटिव है, फिर आप नेगेटिव बताइए नहीं नहीं ये चीज नेगेटिव है, फिर आप बताइए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, फिर आप बताइए वे फॉरवर्ड। तो ये क्रिटिकली एग्जामिन केस में हमें करना होता है, ठीक है। अब कमेंट की बात करते हैं, ठीक है। कमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कोई भी, मान लो आपसे कोई एग्जांपल लेना है कि यार कोई चीज चल रही है कि भाई समथिंग इज इम्पोर्टेंट, और कोई ऐसी चीज है कि इसका एक नॉर्मल एग्जांपल लो कि इंडिया के केस में जो वाटर की इंपॉर्टेंस है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन केस ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, ऐसे आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी है कि दी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। कमेंट करना है, तो जब कमेंट करना है तो हम इनिशियली ही डेटा बता देंगे कि ये डेटा ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि 1950s में इतनी थी, 1950s में इतनी थी, 70s में इतनी हुई, 2023 में इतनी हुई। यस इट इज शोइंग कि भाई डेटा है। तो कमेंट करके हमें बताना है कि डेटा 1 ये बताता है, ये इस रिपोर्ट ने ऐसे बताया, इस रिपोर्ट ने ऐसे बताया, इस रिपोर्ट ने ऐसे बताया, तो वो हुआ कमेंट। डेटा प्लस फैक्ट्स के साथ प्लस रिपोर्ट्स के साथ आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना है। जब आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर लेंगे तो वो कमेंट वाली बात होगी। अब हो सकता है कि जैसे उसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा, तो हो सकता है कि हम मिसयूज कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो चीजें भी हमें कमेंट में मेंशन करनी है। एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इल्यूसिडेट की, डिस्क्राइब की और मेंशन की। पेपर 1 का जो ज्योग्राफी उसमें काफी सारा ये आता है, या इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में कहीं कहीं मिल जाता है। तो देखिए आप इल्यूसिडेट, ठीक है, इल्यूसिडेट, डिस्क्राइब, मेंशन, mention the challenges in Indian agriculture। सिंपल क्वेश्चन है, मेंशन द चैलेंजेस, तो आपको क्या बताना है कि यस एग्रीकल्चर इतना इतना रोल है और उसमें दिस चैलेंजेस है। अब इस क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना है कि मेंशन द चैलेंजेस, तो उसमें हमें क्या बताना है, वे फॉरवर्ड बताना है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। यार ये तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है, ये आपको फंक्शनल चेंजेस करने की जरूरत है, तभी वो एग्रीकल्चर आपकी फ्लरिश होगी। ऐसा इल्यूसिडेट में करना है, इल्यूसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। ये इल्यूसिडेशन का मतलब लिखना है, जस्ट आपको बताना है, डिटेल में नहीं बताना, लेकिन आपको पॉइंट वाइज बताना है कि ये 5 यूजेज हैं, 10 यूजेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे करके। और सेम इज द केस विद डिस्क्राइब। तो जो इल्यूसिडेट वाला होता है उसमें हमें क्या करना है, एग्जांपल के साथ बस लिख देना है कि ये ऐसा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चीजें अगर हैं तो अलग अलग 2 4 हैं तो लिख दो, नहीं तो ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन की जो टोन होती है वो ऐसी नहीं होगी। और उस टोन से भी आप पहचान लेते हो कि यार इसमें नेगेटिव ज्यादा होंगे या पॉजिटिव ज्यादा होंगे, इसमें नेगेटिव लिखने ही नहीं है। इफ यू हैव सर्टन गाइडेंस और आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह पहले की है, आपने प्रैक्टिस किया, तो यू विल गेट टू नो दिस फैक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने कोशिश की कि हम जो अपनी आंसर राइटिंग है उसको डिकोड कर सकें और कोशिश कर सकें कि कैसे हम जो हमारा एक जो स्टेगनेशन था 60 to 65 वाला या 60 to 75 वाला या 75 to 80 वाला, उसको ब्रीच करके सबको हम जा सके अपने टारगेट की तरफ जो है 100+। क्योंकि जो कोई भी आप
टेस्ट सीरीज जिस भी टॉपर को देखोगे तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्कोर 400 प्लस इन देयर जीएस, और जीएस 400 प्लस इन जीएस और 130 प्लस इन एसए, अराउंड 550 मार्क्स आपको जीएस और एसए में करने हैं। और जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो केवल इसी तरीके से करनी है, यू विल गेट टू द क्रक्स यार आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अब आप जब फर्स्ट डे आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा, अगर आपके पास मेंटोर है, अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आपने पहले लिखा है, तो यू विल फाइंड आउट कि नहीं यार ऐसे करना होता है। हो सकता है मैंने कई सारे टॉपर्स की कॉपी भी देखी है, और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन हम ये देखेंगे कि जो टॉपर्स की कॉपी है उससे क्या सीखना चाहिए हमें और उससे क्या नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि जो टॉपर के लिए काम किया है हो सकता है वो आपके लिए करे या हो सकता है आपके लिए नहीं करे। तो हमें क्या करना है, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। उस स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि हम उस टॉपर की कॉपी से मैक्सिमम गेन कर सकें, और जो हमें वहां से नहीं गेन करना है उसको भी ना गेन करें। आइडिया ऑफ अनलर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग। ये चीज हमें देखनी है, जब तक हम अनलर्न नहीं करेंगे तो हम लर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।